कक्षा सप्तमी, विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय हमारी बदलती पृथ्वी, प्रकरण 2, मुख्य स्थलाकृतियाँ। हाँ, तो पहला टॉपिक है अपना मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैल के टूटने से अपक्षय क्रिया होती है और भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन का मतलब वही मैंने आपको पहले बता दिया था कि जैसे कि हिम है, पवन है, जल है, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, साथ में अपने साथ में बाकी अन्य वस्तुओं को भी लेके जाना अपर्दन कहलाता है। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। जैसे कि देखिए, नदी मैदान का निर्माण जो है वो कैसे होता है, मिट्टी के द्वारा हुआ है। तो मिट्टी कहाँ से लाई गई, अपर्दन हुआ उनका। जैसे कि नदियों द्वारा साथ में पानी के साथ में बहकर मिट्टी जो आई, उससे ही यह सारा जो है अपर्दन हुआ। हाँ, यह एक जलप्रपात का चित्र है जिसमें कि आप देखिए पानी के द्वारा पानी अपने साथ में कुछ न कुछ लेकर ही जाता है। तो देखिए जलप्रपात में ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, साथ में कठोर शैल, कठोर पत्थर जो होते हैं वह भी साथ में टूट रहे हैं। देखिए कठोर शैल जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल, मतलब कि वह जब कठोर शैल टूट जाते हैं तो वह बहुत ही सरल जो हैं पदार्थ बन जाते हैं। कहने का मतलब टूटे हुए जो होते हैं वो मिट्टी के रूप में बन जाते हैं। अब आगे हैं नदी के कार्य। तो नदी के कार्य कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, देखिए वैसे मैंने आपको बता दिया अपर्दन वाला कि नदी क्या करती है, अपर्दन करती है, अपने साथ में ही बाकी अन्य वस्तु जैसे मिट्टी को और कंकड़ों को, पत्थरों को अपने साथ में लेके जाती है। देखिए नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से में गिरती है तो वह जल प्रपात भी बनाती है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। कहने का मतलब है सर्प जैसी आकृति बनाती है नदी, सांप जैसी, जैसे सांप चलता है वैसे, तो इसको बोलते हैं विसर्प जैसी आकृति बनाना। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन निक्षेपण शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है पानी अपने साथ में ही अलग अलग चीज़ों को, जैसे मिट्टी है, पत्थर है, उनको साथ में लेकर जाता है। और निक्षेपण यानी किसी वस्तु का, जैसे कि है पत्थर है तो उसमें जो घिस जाता है या उसके टूट जाता है उसको निक्षेपण कहते हैं। अपर्दन या साथ में लेकर जाता है। तो विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। समय के साथ में नदी अपने साथ में बाकी अन्य चीज़ों को लेके जाती है तो आसपास का क्षेत्र जो होता है वो कट जाता है और एक अलग झील बनाते हैं, जैसे छाप झील, जिसे चाप झील भी कहते हैं। जहाँ पानी अगर कहीं इकट्ठा हो जाता है तो वो उसको क्या कहते हैं, चाप झील। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तट तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। तो देखिए समुद्र तक पहुँचते पहुँचते ये आगे जाकर डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे कि नदी
चल रही है, आगे जाकर यह डेल्टा मतलब अलग अलग भागों में विभाजित होती है, उस चीज़ को हम लोग डेल्टा कहते हैं। डेल्टा के बारे में हम लोग अगले ये भाग में पढ़ेंगे। तो इनको वितरिका भी कहते हैं, जो नदियाँ अलग अलग भागों में बढ़ जाती हैं। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि वह अपने स्थान साथ में लाए गए मलबे मतलब कि जो मिट्टी कंकड़ पत्थर जो भी साथ में लेकर आती है वो वहाँ पर सारे रुक जाते हैं, और नदी को भी अलग अलग पानी भी अलग अलग भागों में बढ़ जाता है और इन सब चीज़ों का निक्षेपण करने लगती हैं। वितरिका अपने मुहाने पर इसका निर्माण करती हैं। सभी मुहानों में अवसाद के संग्रह से डेल्टा का निर्माण हो जाता है। ये अवसाद जगह जगह पर पड़े रहते हैं, ये अवसाद वही मलबा जो जगह जगह पड़ा रहता है, इसके कारण ही यहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण हो जाता है। हाँ, तो देखिए अपन ने आगे पढ़ा था ना कि ये जो मैदानी भाग में जब नदी बहने लगती है तब ये सांप जैसी विसर्प जैसी आकृति बना लेती है, वो उसी का चित्र है। देखिए बाढ़ के मैदान में ये नदी चल रही है, किस तरीके से विसर्प जैसा आकार जो है वो बनाया है। पास में देखिए तटबंध मतलब कि तटीय इलाका जो है वो आपस में घर्षण होता जाता है, और जिससे कि पास में जो है वो टूटते जाते हैं, जैसे पत्थर वगैरह हैं वो सब टूटते जाते हैं, और पास में कहीं टूटने के कारण खड्डे बनते हैं और खड्डे में पानी का जमाव हो जाता है, और जब पानी का जमाव हो जाता है वो उसे कहते हैं चाप झील। देखिए पास में आप चित्र में ही बताया गया है चाप झील का निर्माण। अब देखिए बाढ़ग्रस्त मैदान में नदी द्वारा निर्मित ये शिलाकृतियाँ बनती हैं। हाँ, तो ये देखिए यह है डेल्टा का निर्माण। तो मैंने आपको बताया था नदी जब समुद्र के मुहाने पर जाती है तो वो अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ जाकर ये साथ में जितना भी ये तलछट लेके जाती है वो वहाँ पर जमा कर देती है, अलग अलग भागों में कहाँ कहाँ पर ये जम जाता है, और ये नदी भी अलग अलग भागों में अपने बहाव के अनुसार चलने लग जाती है। तो ये है डेल्टा का चित्र, जहाँ से नदी समुद्र में गिरती है अलग अलग भागों में विभाजित होकर। समुद्री तरंग के कार्य, तो दूसरा हमारा टॉपिक है समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती है। समुद्र में अगर ज्वालामुखी वगैरह जो भी आते हैं उस पानी से यह पानी जो है वो तट क्षेत्रों से टकराता रहता है, जिससे कि उसका अपर्दन और निक्षेपण होता रहता है, जिससे दरारें विकसित भी होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री गुफा। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, क्योंकि गुफा बहुत बड़ी हो जाती है, ऊपर ऊपर छत बचती है, नीचे नीचे एकदम खोखला हो जाता है पानी से, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। तट के अंदर मेहराब जैसी आकृति बन जाती है। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवारें जैसे देखो मतलब लगातार पानी आएगा समुद्र का तो जो गुफा बन जाएगी, और जब गुफा बनेगी तो ऊपर की छत भी कभी कभार टूट जाती है, और वह सिर्फ क्या बचती है वहाँ पर? दीवार। तो दीवार जैसी इन आकृतियों को क्या कहते हैं? स्टैक। इनको स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं, और इन तटीय क्षेत्रों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण भी करती हैं। हाँ, तो देखिए ये है उसका चित्र। तो इस चित्र में देखिए समुद्र में अचानक तटीय किनारों पर कैसे गुफा बनती है और ऊपर की छत बच जाती है, फिर बाद में कभी कभार छत भी टूट जाती है। तो ये देखिए समुद्री गुफा पहले बताया हुआ है, फिर देखिए तटीय मेहराब जैसी आकृति बन जाती है। यह है समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। अगला हमारा टॉपिक है हिमनद के कार्य। तो देखिए जैसे नदी बहाव के साथ में तलछट वगैरह लेके जाती है, अपर्दन निक्षेपण करती है, तो वैसे ही हिमनद भी ऐसे ही जो है करता है अपर्दन और निक्षेपण। हिमनद जो है वो हिम की जो बर्फ़ की नदियाँ होती है वह चलती हैं वहाँ पर। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है, और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्यों का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं।
पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाती हैं, मतलब खड्डे बन जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में, तो वहाँ पानी भर जाता है और वह बहुत ही अच्छी झील बन जाती है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण भी करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है पवन के कार्य। तो पहला है नदी के द्वारा अपर्दन निक्षेपण, फिर था हिम के द्वारा अपर्दन निक्षेपण, फिर तीसरा हमारा कौन सा पॉइंट है, पवन के द्वारा। तो पवन के द्वारा भी अपने साथ में मिट्टी, रेत वगैरह जो उड़ती है वह उसका कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है जहाँ बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास करना? रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती हैं, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक साथ स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुक जाता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू टिब्बा कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर लेके जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपण हो जाते हैं तो इसे लोएस भी कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेपण पाए जाते हैं। हाँ, तो आज के बोध प्रश्न नंबर 1, अपर्दन किसे कहते हैं? बार बार मैं आपको इस अध्याय में बता चुकी हूँ कि अपर्दन किसे कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी का जाना या अन्य चीज़ों का जाना ही अपर्दन कहलाता है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? अपर्दन। ये इसकी परिभाषा है। प्रश्न नंबर 2, नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह कौन सा आकार बनाती है? तो वह कौन सा? मोड़दार विसर्प जैसा आकार बनाती है। समुद्री भृगु किसे कहते हैं? समुद्री भृगु समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को ही समुद्री भृगु कहते हैं। अभ्यास प्रश्न पहला है हिमनद के कार्य बताइए। दूसरा है समुद्री तरंग के कार्य बताइए। तीसरा प्रश्न है पवन के कार्य बताइए। तो ये आपका आज का गृह कार्य है, तीनों प्रश्न। धन्यवाद।